जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है क्लास 10th की एनसीईआरटी का पावर शेयरिंग। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे पावर शेयरिंग होती क्या है, पावर शेयरिंग वर्क कैसे करती है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से पावर शेयरिंग आखिर क्यों जरूरी है। इसमें हम सीखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल्स, वहां पे रूल्स कैसे चलते हैं, पावर शेयरिंग वहां पे अप्लाई कैसे हुई। और देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है। कुछ हम जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा पावर शेयरिंग, इसमें मैं हैंड रिटन खुद के नोट्स लेके आया हूँ और इसमें आज की पूरी क्लास में हम पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप देखेंगे कि आम जीवन में हम जो भी चीज कर रहे हैं वो सब कुछ एक डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग के ही अंदर आती है और इसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि पावर शेयरिंग वर्क कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग, क्लास 10th की डेमोक्रेसी बुक का ये पहला ही चैप्टर है। इसमें लिखा है वोट 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 वोट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि देखिए ये वोट की अपील कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग रंग, अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी अपनी सपोर्ट के लिए वोटिंग के लिए प्रेफर कर रहे हैं। जैसे व्हाट वी लर्न इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग, हाउ पावर इज डिवाइडेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर कैसे डिवाइड होती है, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक समझेंगे हम कि व्हाट इफ देयर इज नो पावर शेयरिंग, क्या होगा अगर पावर शेयरिंग हो ही नहीं। तो इसको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 3 पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन हिंदू है, एक पर्सन मुस्लिम है और 1 पर्सन सिख। सपोज दैट दिस इज 3 पर्सन एंड अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। और सोचिए, सपोज कीजिए कि अगर इसमें से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका कोई लीडर इस जगह का नेता बनता है, सोचिए यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर एक कम्युनिटी का लीडर बनेगा तो एक कम्युनिटी का लीडर केवल एक ही कम्युनिटी के लिए फायदा पहुंचाएगा और जो बाकी की कम्युनिटी है उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटोरीज है। सोचिए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज, इतने सारे राज्य होने, इतने सारे स्टेट्स होने के बाद भी कैसे वो आपस में बंधे हुए हैं और कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर करती है, ये सब कुछ हम समझेंगे इसमें पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें दिया लेस स्टार्ट, वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज। हम 2 स्टोरीज में समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है। पहला बेल्जियम का एक स्टोरी से और एक श्रीलंका की स्टोरी से। ये दो ऐसे कंट्री है और सबसे छोटे कंट्री जिससे कि हम एग्जांपल से बहुत बढ़िया तरीके से पावर शेयरिंग को समझ सकते हैं। दीज स्टोरीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ नीड फॉर पावर शेयरिंग। ये स्टोरीज बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी हमको बताएगी कैसे पावर शेयरिंग बहुत जरूरी होती है। चलिए स्टोरी ऑफ बेल्जियम शुरू करते हैं। बेल्जियम की स्टोरी। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम शेयर्स हिज बॉर्डर। बेल्जियम इतना छोटा है कि सपोज देख सकते हैं जैसा कि अपने हरियाणा, इंडिया के हरियाणा स्टेट के बराबर बेल्जियम है, जो कि यूरोप में एक स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम शेयर्स हिज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है किस किस से? फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एरिया ऑफ बेल्जियम इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बराबर इसका एरिया है। बेल्जियम पॉपुलेशन इज अबाउट 1 करोड़, हाफ पॉपुलेशन देन हरियाणा। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो हाफ है 2 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ पॉपुलेशन किसकी है? बेल्जियम की। सोचिए अब देखिए बेल्जियम में, ये बेल्जियम है, बेल्जियम में आपको दिख रहा है फ्रांस दिख रहा है, ये जर्मनी दिख रहा है, इधर पे लग्जमबर्ग है और अगला क्या था? ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस इससे बॉर्डर शेयर करता है, ये इसकी नाइबर कंट्रीज है। नेक्स्ट, ये हरियाणा का जो फिजिकल मैप था वो हमने वो सॉरी ये हमने बेल्जियम का फिजिकल मैप था वो समझा। अब एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन कौन कौन से हैं?
देखिए बेल्जियम में 59% लोग डच, 59% जो लोग हैं वहां पे डच बोलते हैं, जो कि कहां पे रहते हैं, इस पीले, इस येलो वाले पार्ट में, इस येलो वाले पार्ट में रहते हैं, इस वाले पार्ट में। और जो ब्रुसेल्स है, ये छोटा सा ब्रुसेल्स आपको दिख रहा है, ये ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का। वेलोनिया रीजन में जो होते हैं वो 40% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं वेलोनिया रीजन में। वेलोनिया रीजन कौन सा है, ये रेड वाला पार्ट। एंड जो ब्लू वाला पार्ट है वहां पे 1% बेल्जियम स्पीक्स जर्मन लैंग्वेज। 1% ऐसे बेल्जियम लोग हैं जो केवल जर्मन बोलते हैं। किस जगह, इस वाले पार्ट में। तो फ्लेमिश रीजन में जो 59% लोग डच बोलते हैं, 80 और ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल है वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। वेलोनिया रीजन में 40% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और ओनली 1% जो बेल्जियम है, जो इस ब्लू वाले पार्ट में है, वो जर्मन बोलते हैं। ये इसका क्या है, एक एथनिक कंपोजिशन है। आगे देखिए, ये इसका मैप ये और अच्छे से दिया है। ये पूरा बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के साइड में जो है नीदरलैंड, जर्मनी, वेलोनिया और फ्रांस, ये इसके क्या है, नाइबर कंट्रीज है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए होता क्या है बेल्जियम में क्या होता है। टेंशन बिटवीन डच फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी भाई, इससे पहले हमने पढ़ा था जो ब्रुसेल्स में कैपिटल है वो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। 20% जो लैंग्वेज डच बोलते हैं वो वहां पे क्या है, माइनॉरिटी में, लेकिन वो सबसे अमीर है। और जो फ्रेंच बोलते हैं 80%, वो वहां पे बहुसंख्यक है, वहां पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन में है। फिर भी क्या करते हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और वो उस जगह पर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं वो वहां पे ज्यादा तो है, लेकिन ए, वो इनकम में कम है, वो इनकम में कम है। और जो 20% डच लैंग्वेज बोलते हैं वो इनकम में उनकी ज्यादा है। अब देखिए इधर से टेंशन शुरू हो जाती है। क्या टेंशन शुरू होती है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच के माइनॉरिटी लोग थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, वो माइनॉरिटी में उनकी कम्युनिटी रिच थी और पावरफुल थी, लेकिन माइनॉरिटी थी, केवल 20% थी। The Dutch speaking community he got the benefit of economic development and education much later. जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में अच्छी खासी बेनिफिट पाते थे। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। इसी दो कम्युनिटी में, इसी दो कम्युनिटी में जो वहां पे दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इसी चक्कर में। अभी देखा था हमने कि दो कम्युनिटी के जो लोग हैं अगर एक ही जगह रह रहे हैं और उनका नेता एक कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट करेगा तो उनके बीच, जो दो कम्युनिटी है उनके बीच टेंशन से बढ़ जाती है। सेम ऐसा ही इधर पे होता है। अब आगे क्या होता है देखिए, ब्रुसेल्स प्रेजेंट ए स्पेशल प्रॉब्लम। वहां पे क्या प्रॉब्लम थी, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्जिक्यूटेड मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजोरिटी थे किस चीज में, कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी थे कैपिटल में। कंट्री में तो वो क्या थे, मेजोरिटी थी, लेकिन उनकी कैपिटल में माइनॉरिटी थी। ड्यू टू दिस रीजन टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। 1950-60 में इनके बीच क्या होता है, टेंशन हो जाती है। इनके भी इनके गृह युद्ध जैसे होम वार के जैसे इनके बीच दिक्कतें शुरू हो जाती है। इससे होगा क्या, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब वो क्या क्या बदलाव करते हैं जब उनके बीच दिक्कतें आ जाती है दो कम्युनिटी में, जैसे बेल्जियम और फ्रांस के बीच, तो अब बदलाव क्या लाएंगे वो, बिटवीन 1970 एंड 1994 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम सो दैट एवरीवन कैन लिव टुगेदर। 1970 से 1994 में वो अमेंडमेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और
ऐसे करते करते वो 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, और उस अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। चेंजेस डन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चेंजेस आता है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि अगर 4 गवर्नमेंट डच के हैं तो 4 मिनिस्टर्स फ्रेंच के होंगे। सम स्पेशल लेस रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसमें होता क्या है, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो, और ये मिनिस्टर्स जो है तब बेल्जियम में रूल पास होंगे जब तक कि दोनों कम्युनिटी में मेंबर्स बराबर तरीके से सहमत हो, तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या रूल्स वगैरह है तभी बन सकते हैं, उससे पहले रूल नहीं बनेंगे। आगे, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। इससे केवल एक कम्युनिटी जो बिल को पास नहीं करा सकती, बिल को पास कराने के लिए दोनों कम्युनिटी की बराबर सहमति होनी चाहिए। सेकेंड बिल क्या आया, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो द स्टेट अपनी स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पर हाथ नहीं डालेगी, न सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में हाथ डालेगी। इससे होगा क्या कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाना चाहेगी उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट फ्री थी अपने रूल्स बनाने के लिए। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में भी अलग गवर्नमेंट है और इसमें भी दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। गवर्नमेंट में भी इक्वल थे और जो मिनिस्टर्स है वो भी इक्वल थे। अब इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज है उसमें देखते क्या क्या हमने पढ़ा ब्रुसेल्स के बारे में। देखिए, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट थी, फ्रेंच की और डच की, दोनों लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये जो इक्वल गवर्नमेंट का जो चीज है वो चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने कंट्री में अप्लाई करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या हुआ, 4 उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। चौथा क्या हुआ, ए पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और एक तीसरी गवर्नमेंट होगी, एक गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट और तीसरी। इधर पे बराबर बराबर ऐसे होंगे, इसमें मिनिस्टर्स में बराबर होंगे और बराबरों की सहमति होगी। जो तीसरी गवर्नमेंट थी वो कम्युनिटी की गवर्नमेंट थी। इसमें क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, कम्युनिटी डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। जो तीसरी गवर्नमेंट थी उसमें से एक जो होना चाहिए मेंबर वो डच, फ्रेंच, जर्मन भाषा बोलना चाहिए, बोलता हो, तभी वो थर्ड गवर्नमेंट में वो हिस्सेदारी होगा। इससे कोई मतलब नहीं है वो कंट्री में कहां रहता है। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस गवर्नमेंट के पास क्या पावर थी कि वो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर वर्क कर सके। ब्रुसेल्स वाज चूजन फॉर हेडक्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। और इसी मॉडल के आधार पर जो यूरोपियन यूनियन ईयू का हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में चुना जाता है। इनका मॉडल इतना ज्यादा प्रसिद्ध होता है, जो ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे बेल्जियम ने, इनका मॉडल इतना ज्यादा प्रसिद्ध होता है कि इसी मॉडल के आधार पर 193 में 180 कंट्री ऐसे हैं जो इसी मॉडल को, ब्रुसेल्स के बेल्जियम का जो मॉडल है, इस मॉडल को अप्लाई करते हैं। अपने इंडिया में भी इसी मॉडल को अप्लाई किया गया है। जैसे कि अपने इंडिया में भी सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपनी जो पावर है उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, जिससे कि एक हिस्से के पास जो पावर है वही पूरे देश में नहीं होगी, 3 हिस्से में डिवाइड करके उस पावर को बांट दिया गया कि अलग अलग टाइप से उसको किया जा सके। अगला, ये हमारी स्टोरी थी बेल्जियम की। अगली स्टोरी है हमारी श्रीलंका की। अब देखिए श्रीलंका में क्या दिक्कत थी। एन आइलैंड नेशन ऑन देयर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया के तमिलनाडु में साउथ में पड़ता है कौन, श्रीलंका। पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा।
हरियाणा के बराबर यहाँ की पॉपुलेशन है, और एरिया वाइज भी ये हरियाणा के ही बराबर है, जैसा कि बेल्जियम था। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कोलंबो यहाँ पड़ती है। सेम इसमें भी एथनिक कंपोजिशन क्या क्या थे, जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन, यहां भी एथनिक कंपोजिशन देखिए। 74% जो लोग थे वो सिन्हाला बोलते थे। सिन्हाला मतलब सिन्हली भाषा बोलते थे, और वो बुद्धिस्ट थे। 18% जो लोग थे वो तमिल बोलते थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। देखिए 70% लोग सिन्हली भाषा बोलते थे जो बुद्धिस्ट थे, 80% लोग हैं वो तमिल भाषा बोलते थे जो कि हिंदू और मुस्लिम्स थे। इसी में 18% में 13% वो लोग थे जो तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका थे, 13%। अब 5% जो थे वो इंडियंस तमिल थे। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका कौन थे? तमिल हु इज ऑलरेडी रेजिडेंस ऑफ श्रीलंका। तमिल नेटिव वो थे 13% जो श्रीलंका में ही रहते थे, और इंडियंस तमिल वो थे 5% हु वेयर रेजिडेंस ऑफ इंडियन बट ही हैड कम टू श्रीलंका मैनी ईयर्स एगो एज अ टी वर्कर। इंडियंस तमिल वो थे जो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने यहाँ शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में श्रीलंका में तमिलनाडु के कुछ पर्सन्स ऐसे थे, उन लोगों को काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए श्रीलंका भेजा जाता था। किस चीज के लिए? टी वर्कर्स के लिए। इनको तमिलनाडु श्रीलंका भेजा जाता था, और यही इंडियंस तमिल कहलाए। और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, वो इंडियंस उधर ही बस गए। इन्हें इंडियंस तमिल बोलते हैं, जो कि वहां पे 5% थे, और 13% जो थे वो उधरी के थे, श्रीलंका के, जो श्रीलंका तमिल से बोलते थे। ये 18% थे, और 74% वो थे जो सिन्हली भाषा बोलते थे, बुद्धिस्ट थे। अब देखिए यहाँ पे 74% बोल रहे हैं, यहाँ पे 18% बोल रहे हैं, तो नहीं लगता कि आपको यहाँ दिक्कतें शुरू होंगी? यहाँ पे दोनों के बीच टेंशन शुरू होगी, और टेंशन शुरू होने का कारण भी सिर्फ देखिए लैंग्वेज। सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर देखिए कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कितनी सारी टेंशन हो जाती है। तो अब ये करेंगे क्या? अब ये करेंगे क्या? अब ये करेंगे जैसा कि बेल्जियम में हुआ था, कि अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को बैठा दिया गया था मिनिस्टर्स में, ताकि वो लोग बराबर से रूल डिवाइड कर सके, ना कि किसी एक पार्टी को ज्यादा से ज्यादा चीजें काम करें। अब ये दोनों को देखिए क्या होगा। ये है श्रीलंका का मैप, देखिए कितना बढ़िया मैप है। जो येलो वाला हिस्सा है, यहां पे पूरा सिन्हली भाषा बोलते थे, सिन्हाला भाषा बोलते थे। ये पूरा येलो वाला, ये और जितना भी ग्रीन वाला हिस्सा है, ये तमिल से बोलते थे। और तमिल से में भी दो भागों में, एक ये 18% बोलते थे, 15% और 3%। इसमें भी 2 टाइप में डिवाइड थे। मेजोटेरियंस इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटी किस चीज की थी? देखो, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था, आजाद हो गया था। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी टेक सम डिसीजन टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू द मेजोरिटी। जो सिन्हाला वहां की गवर्नमेंट जब 1940 में श्रीलंका आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो होता क्या है कि जो लीडर था वहां का वो सिन्हाला कम्युनिटी से था। और जो लीडर अगर एक कम्युनिटी से है तो वो अपनी ही कम्युनिटी को बढ़ाएगा, ना कि अदर कम्युनिटी को बढ़ाएगा, जो कि यहाँ पर हुआ। सिन्हाला कम्युनिटी से जो लीडर था वो केवल डिसीजन जो लेता था वो अपनी ही मेजोरिटी के लिए डिसीजन लेता था, और जो इंडियंस तमिल थे उनके लिए वो डिसीजन नहीं लेता था। और कोई भी रूल वगैरह जो भी बनते थे वो सिन्हली भाषा के लिए ज्यादा परफेक्ट होते थे। देखो हाउ सिन्हाला, अगला है हाउ सिन्हाला गवर्नमेंट फेवरेट सिन्हाला। 1956 an act passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamils। होता क्या है कि 1956 में एक्ट आता है, जब वहां की गवर्नमेंट सिन्हली भाषा बोलती है और वहां का मिनिस्टर भी सिन्हाला है, तो अपनी ही गवर्नमेंट के लिए वो बढ़ाएगा। तो 1956 में एक एक्ट पास होता है जहां पर श्रीलंका की जो लैंग्वेज है वो सिन्हाली लैंग्वेज ऑफिशियली लैंग्वेज बना दी जाती है। जो इंडियंस तमिल थे
उनको अनदेखा करके, उनको हटाकर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, वहां पर सब सिंहली भाषा वाले लोगों के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो बुद्धिस्ट लोग थे उनको प्रायोरिटी देना और ज्यादा शुरू कर दिया। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट अमॉन्ग द श्रीलंका तमिल्स। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminate against them in getting jobs and opportunities. As the result, the relations between the Sinhala and Tamils community strained over time। और इसी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, इसी के चक्कर में सिंहली भाषा वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और वहां की यूनिवर्सिटीज में बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और इसी चक्कर में जो वहां के तमिल्स थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, उनको अपने बीच अलाइनमेशन शुरू हो गया। उनको लगने लगे कि हम लोग अकेले हैं और हमारे लिए ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज ला रहे हैं वो सब सिंहली भाषा वाले लोगों के लिए ला रहे हैं। तो इससे होता क्या है, जो वहां पे तमिल्स हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और वो अपने मन में एक वार की भावना रखकर वो उस जगह वार के लिए शुरू हो जाते हैं। मतलब कि यहां से शुरू हो जाता है कि होम वार होने ही वाला है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कुछ हम इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन उधर से क्या क्या बनते हैं। व्हाट स्टेप वे आर टेकन बाय तमिल स्पीकर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च देयर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दे स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, द आल्सो स्ट्रगल टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज श्रीलंकन एग्जांपल जॉब्स एंड एजुकेशन। जॉब्स एंड एजुकेशन में सिंहली भाषा वाले लोगों के लिए प्रायोरिटी ज्यादा देना शुरू कर दिया। In 90s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में क्या हो जाता है कि सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाते हैं। दे डिस्ट्रक्ट बिटवीन द रॉ कम्युनिटी टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वार। और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और ये अमेंडमेंट सिविल वार की तरफ बढ़ जाता है। सिविल वार इतना जबरदस्त होता है श्रीलंका में, इतना जबरदस्त होता है कि रिजल्ट ऑफ सिविल वार के क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं देखिए। थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों की संख्या में माताएं बहनें देश छोड़कर भागना पड़ता है, कई लाखों लोगों को भूखमरी फैल जाती है। सोचिए एक सिविल वार से कितनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, सिर्फ किस वजह से कि एक कम्युनिटी को गवर्नमेंट ने ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया और एक कम्युनिटी को पीछे छोड़ दिया। तो जो 18% इंडियन तमिल्स थे उनके मन में आ गया कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट केवल सिंहली भाषा के लिए है। और उसी के चक्कर में देखिए सिविल वार होता है और उस सिविल वार में कितने घर, हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग भूखे मर जाते हैं, हजारों लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं केवल एक सिविल वार से। देखिए मैनी फैमिलीज वे आर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। कई लोगों, कई फैमिलीज को फोर्स किया गया कि आप देश छोड़कर चले जाइए और रोजी रोटी की कमाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। सिविल वार हैज कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक्स लाइक द कंट्री। एक सिविल वार ने सोशल कल्चर, इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा इफेक्ट डाला कि वहां पे इतनी सारी दिक्कत हुई। और ये सिविल वार एंड होता है 2009 में, जो कि सिविल वार शुरू होना 1956 से सिविल वार शुरू हो जाता है और फाइनली 2009 में ये सिविल वार खत्म होता है। आगे देखिए, एक आपसे क्वेश्चन है, भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? इसका आंसर है देयर आर टू डिफरेंट रीजन। पहला है प्रूडेंशियल रीजन और सेकेंड है
मोरल रीजन। अभी देखिए प्रूडेंशियल रीजन होता क्या है, पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ये मैंने पीपीटी में रखा है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था शॉर्ट में। चलिए आगे देखते प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल मींस होता है अनिवार्यता। प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर रिजल्ट। पावर शेयरिंग से जो रिजल्ट है वो बेटर निकलता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। Trendy अत्याचारी of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. Moral reason में क्या है? It emphasizes the very act of power sharing as valuable. ये हमारे लिए फायदेमंद है। Power sharing is the very spirit of democracy. Power sharing क्या है? डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे फॉर्म्स होती है? इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमने इस टॉपिक में पढ़ेंगे 4 टाइप से पावर शेयरिंग होती कैसे। पहली, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। पहला जो है वो हॉरिजॉन्टल पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हॉरिजॉन्टल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में पहले आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर कहां क्या होता है? लॉ मेकिंग ऑफ द बॉडी। लेजिस्लेचर है हमारी लॉ मेकिंग ऑफ द बॉडी, ये संसद, इंडियन पार्लियामेंट। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, लॉ को एग्जीक्यूट करना। ये कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव। थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, सेव द रूल, सेव द लॉ। और लॉ को सेव कौन करता है? जुडिशरी करती है अपनी। जुडिशरी क्या है? लॉ को सेव करती है। लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लॉ को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशरी जो है वो लॉ को सेव करती है। इट इंश्योर दैट नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक द अदर। This result in a balance of a power sharing various institutes. This arrangement is called the system check and balance. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। नेक्स्ट, ये था हॉरिजॉन्टल। अब है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे। वर्टिकल में पहला है सेंट्रल, ये भी वर्टिकल हो रहा है क्या? पहला है सेंट्रल, सेकेंड है स्टेट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। उसमें क्या था? हॉरिजॉन्टल में कैसे पावर शेयर हो रही थी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और वर्टिकल में कैसे हो रही है? सेंट्रल, स्टेट एंड लेवल। इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन जनरल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल। ये रीजनल लेवल में क्या होती है? पावर शेयर होती है वर्टिकल में। थर्ड है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयर किसमें हो रही है? डिफरेंट, अलग अलग सोशल ग्रुप में। देखिए पावर मैनी आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप सच एज द रिलीजन एंड लैंग्वेज। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूसीज इन इंडिया फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन, SC, ST एंड OBC। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन अ पावर। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब पावर शेयरिंग अलग अलग पार्टीज में शेयर हो रही है। कैसा? इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंपटीशन। कंपटीशन अमोंग पार्टीज इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इसमें एक हाथ में पावर नहीं होती है। पावर इज शेयर्ड अमोंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये हर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर रहती है, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल एंड कंपटीशन में। एग्जाम्पल जैसे अलाइनमेंट गवर्नमेंट। अलाइनमेंट गवर्नमेंट देखिए जैसे कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अलाइनमेंट गवर्नमेंट में इसमें SP भी थी, BSP भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी। ये सब लोग जो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं उसे अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। और ये अलायंस गवर्नमेंट एक पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ी एग्जांपल है। जैसे
जब किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा वोट्स नहीं मिलते तो फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, जिससे उनके वोट्स भी मिल जाते हैं और ज्यादा वोट हो जाते हैं, और इसी ग्रुप को सरकारी भाषा में गठबंधन बोला जाता है, अलायंस बोला जाता है। अलायंस का मतलब होता है गांठ बांधना, एक साथ जुड़ना। एग्जाम्पल 2024 में इलेक्शन में बीजेपी को ज्यादा वोट्स नहीं मिले, इसलिए उन्होंने कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर ग्रुप बना लिए, जिसका नाम उन्होंने एनडीए ग्रुप रखा, और फिर मोदी जी को पीएम बना दिया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहे थे, तो बीजेपी साहब ने क्या किया, एक एनडीए, कई छोटी छोटी पार्टीज मिलकर एनडीए की गवर्नमेंट बनाई, उसका नाम रखा एनडीए ग्रुप। और ये क्या थी, एनडीए की सरकार। इस फोटो में आप ग्रुप की सभी पार्टियों के हेड को देख सकते हैं, और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, देखिए अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, मोदी जी, और ये छोटे छोटे जितने भी पार्टीज है, ये पूरी जो अलायंस बनी, इसका नाम क्या रखा, एनडीए। नेक्स्ट, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इनका क्या मोटिव था, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और इसी तरीके से इस साल कांग्रेस को भी कम वोट्स मिले थे, इसलिए इन्होंने भी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ग्रुप बनाया, जिसका नाम इन्होंने इंडियन अलायंस, अलायंस का मतलब ग्रुप। इसने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो मैंने बताया था, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और लेकिन टोटल मिला के एनडीए अलायंस, बीजेपी वाले के ज्यादा वोट्स हुए इंडिया वाले ग्रुप के कंपेरिजन में, इसलिए मोदी जी फिर पीएम बनते हैं, और इस गठबंधन की सरकार को बोलते हैं, देखो यार इतना ये क्या था, वेरियस प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट which they feel is wrong and put a pressure on the government, trade union, industrial and student union, business। ये अलायंस की गवर्नमेंट बनी, जिससे कि उसका पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर हो गया। सेम, कई कॉलेज में कुछ स्टूडेंट मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और सरकार से प्रोटेस्ट करके डिमांड करते हैं, और इन स्टूडेंट के ग्रुप को स्टूडेंट यूनियन बोलते हैं, कॉलेज फीस कम करने के लिए। ये भी ग्रुप्स हैं, ये भी पावर शेयर कर रहे हैं, ये भी अपनी मांगे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं मांगों को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग गवर्नमेंट से मांग करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक था पावर शेयरिंग का। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ी दिक्कतें हुई तो उन चीज को साइड करके आप समझिएगा। चैप्टर बहुत बढ़िया था, और कम से कम 10 से 15 पेज में पावर शेयर खत्म होता है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन हमने एक कोशिश किया कि 16 पीपीटी में इस चैप्टर को हमने खत्म किया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इस खुशी में और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो थैंक यू सो मच।